पिलर्स ऑफ इकोनॉमी और उसमें ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अपनी गाड़ी काफ़ी समय से यहाँ पर अटकी हुई है। सबसे पहले हमने देखा जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, इसकी कुछ बातें चल रही थी। लास्ट टाइम हम मिले थे तो देखा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स की क्या समस्या है। फर्स्ट, एक तो नरेगा के कारण फार्म लेबर की शॉर्टेज हो रही है और इस तरफ किसानों को उसके कारण समस्या आ रही है, तो उनके नुकसान की भरपाई के लिए फिर सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा दिया, लेकिन एफसीआई के पास इतनी स्टोरेज कैपेसिटी थी नहीं, तो पूरा एक मिसमैनेजमेंट यहाँ पर चला। सेकंड, ये रिटेल में माल आता है तो एपीएमसी मंडी के अंदर कार्टेल फॉर्मेशन, एजेंट्स का कमीशन, उस कारण से बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये पूरी फूड इकोनॉमी का एक प्रकार से मिसमैनेजमेंट और उस कारण फूड इन्फ्लेशन की समस्या हमने देखी। दवाई के रूप में सर्वे ने एक तो बोला कि ऊपर आपने फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 6 बातों पे फोकस करना है। फर्स्ट, कि एक्सटेंशन सर्विसेज आपको किसानों को ज्यादा दीजिए। सेकंड, क्वालिटी सीड्स, इवन ये अपने बीटी और हाई अदर जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, इनके खिलाफ कोई सबूत मिले नहीं है कि उनके कारण हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट होती है, तो उस हिसाब से उसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में कुछ सुधार की आवश्यकता है। सेकंड, कि फर्टिलाइजर का ओवर यूज क्यों हो रहा है और उसे कम करने के लिए एक तो अपना सॉइल हेल्थ कार्ड, फिर एक मृदा परीक्षक साधन, वो सारे एंगल हमने देखे थे। फार्म मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देना है ताकि 2 काम हो सके, एक तो अपनी एग्रीकल्चर यील्ड भी बढ़े एंड साइमल्टेनियसली रूरल यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता रहे। इरिगेशन और लोन के मामले में क्या नए कदम उठाए गए बजट में और सर्वे का उस पर क्या बोलना है हमने देखा। तो ऊपर एग्रीकल्चर यील्ड, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ये वाले एंगल देखे थे। फिर प्रोडक्शन होने के बाद अगर वो पब्लिक प्रोक्योरमेंट में चाहता है पूरा फूड ग्रेन्स, तो वहां पर एफसीआई और पीडीएस, इनमें क्या सुधार की आवश्यकता है। शांता कुमार कमेटी रिपोर्ट और उसके सेलिएंट फीचर्स हमने देखे। अगर वो प्राइवेट सेल में जाता है तो एपीएमसी मंडी में क्या सुधार की आवश्यकता है, एक पूरे नेशनल एग्रीकल्चर कॉमन मार्केट बनाना है, उसके क्या प्रोविजन है हमने देखा। और फिर जब मेंस के क्लासेस शुरू होंगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में कुछ बात करेंगे। बाद में हम चले थे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर के अंदर। सबसे पहले कुछ पॉलिसीज, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस हिसाब से कि 3 सेक्टर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए रिजर्व है, फिर 5 ऐसे थे जिसपे इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता है, वो सारी बातें करी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड आईटी पॉलिसी के 4 पिलर्स हमने देखे। एमएसएमई के अंदर एक तो विलेज इंडस्ट्री क्या है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, एमएसएमई इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उन सबके अपने डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन हमने समझे। और बजट 2015 में क्या नए कदम उठाए गए, एक तो मुद्रा बैंक लाएंगे, सेकंड अटल इनोवेशन और थर्ड सेतु फॉर स्टार्टअप कंपनीज, इनके बारे में बात करी थी। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर फैक्ट्री लेबर रिफॉर्म्स और कंपनीज एक्ट 2013 सेलिएंट फीचर हमने देखे थे। आज जो बातें करनी है, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और इसके ऊपर इकोनॉमिक सर्वे का क्या बोलना है। सबसे पहले शुरू करते हैं स्किल इंडिया से। पहला सवाल कि जनता को स्किल देने की क्या जरूरत है, उसका जवाब हमें मिलेगा हर एक सेक्टर का जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन कितना है और एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन कितना है, देखते हैं। सबसे पहले अपना ये सर्विस सेक्टर, तो जीडीपी का अप्रोक्सीमेटली 50% ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और कितने लोगों को यहाँ पे काम पे रखा है, अराउंड 27%। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अराउंड 30% जीडीपी देता है और अराउंड 24% लोग यहाँ पर काम करते हैं। एग्रीकल्चर हार्डली 18% और आप देखो जनता 50% यहाँ पर लगी हुई है। तो आप सोचो, अगर ये नियरली 50% जनता जो एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, उसमें से कुछ लोगों को मैं शिफ्ट कर दूं नीचे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में या फिर अपनी सर्विस इंडस्ट्री में, तो फिर कितना बढ़िया हो सकता है। आप समझिए, अगर यहाँ 27% जनता नौकरी कर रही है सर्विस सेक्टर में, मान लो उसे बढ़ा के मैं कर दूं 30%, तो परसेंटेज वाइज जीडीपी कंट्रीब्यूशन में इतना बड़ा आपको फर्क नहीं दिखेगा। बट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट फिगर, मान लो पहले सर्विस सेक्टर बना रहा था 1 लाख करोड़ का उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, हो सकता है अब 1,20,000 करोड़ हो जाए अगर इतने ज्यादा लोग यहाँ पर आ जाए। तो क्यों हमने जनता को स्किल देनी है, ताकि एग्रीकल्चर छोड़ के वो मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर की तरफ गति करे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मान लो एक खेत के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं और 400 किलो अनाज बना रहे हैं, उसमें से 3 लोगों को मैं कितने आदमी थे बोल के 1.5 कर दूं, अब बचा 1 आदमी। अब वो 1 आदमी भी दूसरे साल खेती करे और वापस 400 किलो अनाज ही बने, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो 3 जने थे, वो देवर डिस्गाइज्ड, वो अनएम्प्लॉयमेंट थे, उनके होने नहीं होने से प्रोडक्शन पे कुछ फर्क था नहीं। तो ऐसे लोगों को एग्रीकल्चर से हटा के नीचे मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में हमने शिफ्ट कर देना है, तभी जाके अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड उसे हम रिप कर पाएंगे। बट फॉर दैट वी नीड टू स्किल द पीपल फर्स्ट, पहली बात। सेकंड, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना है वापस, तो दूसरी बात से जो कंपनी आई उनको स्किल वर्कफोर्स चाहिए। हाँ,
थर्ड यही की द डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो स्किलिंग की क्या जरूरत है? फर्स्ट, बिकॉज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को हमने कम करना है। सेकंड, ये सारी जनता एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चर सर्विस सेक्टर की तरफ चली जाए तो छोटे छोटे जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे वो अपने खेत बेच देंगे, लैंड कंसोलिडेशन होगा, बड़े खेत बनेंगे, तो वहां पर फार्म मैकेनाइजेशन हुआ और उसके कारण एग्रीकल्चर यील्ड भी बढ़ेगी। नेक्स्ट, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि बाय द ईयर 2020 विकसित देशों के अंदर 6 करोड़ वर्कर्स की शॉर्टेज होगी। अब क्यों? वो सब बूढ़े होकर रिटायर हो जाएंगे। तो आप समझो वहां पर अगर वर्कर्स की शॉर्टेज है तो फिर वेजेस बढ़ाने पड़ेंगे उन्होंने, और वो सारी कंपनियां फिर फर्स्ट वर्ल्ड में क्यों हम प्रोड्यूस करें, वो सोचेंगे कि कहीं और जाके प्रोड्यूस करते हैं। तो वो लोग अगर आना चाहे कहाँ पर आ सकते हैं? भारत में आ सकते हैं, चीन में आ सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं। भारत में आएंगे तो समस्या ये है, हर साल अपने जितने नौजवान वर्कफोर्स में निकलते हैं, हार्डली 10% ऑफ देम आर स्किल्ड इनफ टू गेट एम्प्लॉयमेंट इन सच इंडस्ट्रीज, जबकि चीन के अंदर ये 50% है। तो स्वाभाविक है हमने भी रेस में चलना है तो अपने नौजवानों को स्किल देना होगा, वरना वो सारी कंपनियां चाइना में शिफ्ट हो जाएंगी। सो इन दैट सेंस कि मेक इन इंडिया इज यूजलेस विदाउट स्किल्ड वर्कर्स। ठीक, तो स्किल तो जनता को देनी है, हमने समझ लिया। अब ये कौन कैसे लागू करेगा? 2 संस्थाएं काम कर रही हैं। एक है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, NSDC, 2009 में यूपीए सरकार ने इसे बनाया था। इसका मालिक कौन है? 49% फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड 51% दूसरे प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स। और टारगेट क्या है? 2022 तक 15 करोड़ भारतीयों को हमने रोजगार के लिए स्किल देनी है। तो ये एक संस्था बनी। दूसरी, मोदी सरकार के आने के बाद मिनिस्ट्री फॉर स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऐसी एक अलग से मंत्रालय उन्होंने बना दिया। तो ये 2 लोग मेन काम देख रहे हैं। अब ये लोग स्किल जनता को कैसे देंगे? सबसे ऊपर माथे पर बैठेगा स्किल इंडिया मिशन, और उसके अंतर्गत 3 प्रमुख कंपोनेंट्स, एक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, सेकंड दीनदयाल अंत्योदय योजना, एंड थर्ड माइनॉरिटीज के लिए उस्ताद नई मंजिल, ऐसी कुछ योजनाएं। तो मतलब सबसे ऊपर माथे पे बैठा स्किल और ये 3 नीचे। स्किल इंडिया क्या है? ये नया नहीं है, ये तो बजट 2014 में ही अनाउंस किया गया था कि एक नेशनल मल्टी स्किल प्रोग्राम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत ऐसी स्किल देंगे कि आप एक तो खुद भी रोजगार ले सके और दूसरा कि आप अन्यों को भी रोजगार दे सके। मतलब एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, बोथ स्किल्स विल बी फोकस्ड। नौजवानों को हम तालीम देंगे, यस। साइमल्टेनियसली ट्रेडिशनल प्रोफेशनल्स लाइक वेल्डर्स, कारपेंटर, कॉबलर, मेसन्स, ब्लैकस्मिथ, वीवर, इन सबको भी तालीम दी जाएगी। इनको तालीम क्यों दी जाएगी? ताकि वो मेक इन इंडिया के नाम पे विदेशी कंपनियां आ रही है तो वहां पर काम कर सके। आपने एक ऐड देखा होगा, वो paperfry.com, ऑनलाइन फर्नीचर आप परचेज कर सकते हो और उसका आदमी आके घर पे फर्नीचर असेंबल कर जाएगा। तो देखिए अपने पास कारपेंटर तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उस कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ऐसा कारपेंटर जो कंप्यूटर यूज करना जानता है, उसे वो इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन दिए वो समझ सके। तो स्वाभाविक है ऐसे जो ट्रेडिशनल पहले से काम कर रहे हैं उन सबको हमने स्किल देनी पड़ेगी, तब जाके वो वहां पर काम कर सकते हैं। तो ये तो बजट 2014 में बोल ही दिया था। 2015 के बजट में क्या बोला कि नेशनल स्किल मिशन ऐसा एक बनाएंगे जो कि अभी जितने साइमल्टेनियसली प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कंसोलिडेट करेगा और पूरा स्किल का काम एक ऊपर से वो देखा जाएगा। ठीक है, तो अब तक जो स्किल के लिए स्कीम चल रही थी, एक उड़ान योजना के अंतर्गत गृह मंत्रालय NSDC को पैसा देगा कि आप जाके जम्मू कश्मीर के नौजवानों को तालीम दो ताकि वो कुछ नौकरी धंधा करे और आतंकवादी उनका प्रभाव कम हो। एक हुई है अपनी उड़ान योजना। दूसरी चल रही थी स्टार स्कीम थी नेशनल स्किल सर्टिफिकेशन एंड मॉनेटरी रिवॉर्ड स्कीम। इसको भी NSDC ही लागू करता था और बेसिक फीचर ये था, आप किसी कोर्स को ज्वाइन करो, तालीम ले ली, फिर परीक्षा दो, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और साथ में थोड़ा कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये स्टार स्कीम तो पहले से चली रही थी। नया डेवलपमेंट ये है कि स्टार स्कीम को खत्म करके एक नई स्कीम रहा है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये नया डेवलपमेंट हुआ मार्च 2015 में बोला। ये स्कीम एग्जिस्टिंग जो NSDC की स्टार स्कीम है उसको रिप्लेस करेगी और ये नया है अपना सिस्टम। प्रोविजंस क्या है? आप कोई भी कौशल विकास की तालीम लो, कोर्स खत्म करने के बाद उनकी परीक्षा आपने पास की तो 8,000 रुपए आपको दिए जाएंगे रिवॉर्ड के रूप में, प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और शर्त यह है कि आधार और बैंक अकाउंट होना चाहिए। वाई? नहीं तो फिर सरपंच, तलाटी और वो लोग ही सारा पैसा ले जाएंगे, है ना। एडिशनली अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई वोकेशनल कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको 8,000 से ज्यादा रुपए रिवॉर्ड में देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा
ट्रेनिंग खत्म होने पर आपने अपना खुद का कोई रोजगार शुरू करना है तो 20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आपको लोन भी दिया जाएगा। साइमल्टेनियसली जो आपने कोर्स पसंद किया है उसकी तो तालीम देंगे, सॉफ्ट स्किल भी आपको सिखाई जाएगी, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग फॉर सीसेट पेपर 2, ये सारी बातें, और कंप्यूटर कोर्स भी कराएंगे आपको। 14 लाख नौजवानों को और 10 लाख एग्जिस्टिंग वर्कर्स को, वो कारपेंटर, वेल्डर, वो लोगों को, कुल मिला के 24 लाख लोगों को ये तालीम देंगे, ऐसा बोला है। और यहाँ पर भी फोकस करेंगे ऐसे लोगों पे जो क्लास 10 और 12 को ड्रॉप आउट हो चुके हैं। कुल मिला के 1500 करोड़ अलॉट किए, उसका 10% नॉर्थ ईस्ट को। ठीक है, ये इस प्रकार के नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सेलिएंट फीचर मीन अपने को याद रखने जो इससे पिछली वाली स्लाइड में हमने देख लिया। तो मतलब स्किल कैसे दोगे जनता को, सबसे ऊपर माथे पे बैठा है स्किल इंडिया मिशन, और उसका पहला कंपोनेंट हमने देखा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके लिए आप याद क्या रखोगे, ये लड़का खड़ा है, एक हाथ में किताब है और दूसरे में पैसा, मतलब किताब या ट्रेनिंग लेके परीक्षा दूंगा और मुझे पैसा मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा? 8,000, और मैन्युफैक्चरिंग का तालीम लिया तो 8,000 से ज्यादा लोन मिलेगा, ये वो बातें। नेक्स्ट हम आते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना पर। दीनदयाल अंत्योदय के नीचे 2 कंपोनेंट है, एक ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए और दूसरा शहरी इलाकों में रोजगार देने के लिए। तो ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने के लिए जो है ग्रामीण कौशल योजना, ग्राम विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसको लागू करेगा। टारगेट है अगले 3 सालों में 10 लाख नौजवानों को तालीम दी जाएगी, और उसके अंदर भी फिजिकली डिसेबल पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। और ट्रेनिंग ऐसी होगी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई हो, ताकि विदेशी कंपनियां यहाँ पर कंपनी शुरू करें तो ये लोग वहां पे काम कर सके। तो ये बना अपना ग्रामीण इलाकों के लिए। शहरी इलाकों के लिए तो वो स्कीम पैरेलल यही चलेगा, लेकिन मंत्रालय बदल जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, UBA। इनका टारगेट है हर साल 5 लाख लोगों को हम तालीम देंगे, फिर उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के वो कुछ काम शुरू करें, उसके लिए उनको चीप लोन्स भी दी जाएंगी। इसके अलावा शहरों में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनको भी तालीम दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, यहाँ लाल दरवाजा में भी लोग कुछ ना कुछ तो बेचते हैं ना, लेकिन गंदगी इतनी होती है कि टूरिज्म को वो प्रमोट नहीं कर सकता। पेरिस के अंदर भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर होंगे, बट दे आर सेलिंग एवरीथिंग प्रोफेशनली, क्लीन, हाइजीन। तो उस प्रकार की तालीम यहाँ पर भी दी जाएगी। तो मतलब एक ग्रामीण कौशल वो अपना, मतलब भुवन, और अर्बन तो वो ही आमिर खान बट टपोरी के लिबास में। सवाल होता है आप यूपीएससी के क्लासेस लेते हो और ये छिछोरपंथी करने की क्या जरूरत है फिल्म स्टार के फोटो लगा के? रीजन इज सिंपल, मैं आपको बोलूं नरेगा, कुछ भी तैयार नहीं किया होगा तो भी आप कुछ टिक कर सकते हो क्या कि 100 दिनों तक रोजगार देना है। फूड सिक्योरिटी नाम से स्थित है, कुछ सस्ते में अनाज देंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो नाम से स्थित है कि, तो ऐसे स्कीम पे आप कुछ लिख सकते हो, बोल सकते हो, इवन इफ यू कांट रिमेंबर एनीथिंग एल्स। दीनदयाल अंत्योदय योजना में समस्या क्या है? पहले भी एक अंत्योदय योजना चलती थी जिसका प्रयोजन था कि मतलब बुजुर्गों को और विधवा लोगों को वो सस्ते में अनाज देना था। ये अंत्योदय योजना बोलने का है और काम प्रयोजन कुछ और है कि तालीम देनी है ना। तो दिमाग में कुछ जुगाड़पंथी से चित्र फिट कर देने पड़ेंगे ताकि सही जवाब टिक किए जा सके। वापस आते हैं, स्किल इंडिया मिशन एक था अपना कौशल विकास, जिसमें आप ये लड़के को याद रखेंगे, किताबें हैं, पैसा मिला है 8,000। दूसरा दीनदयाल अंत्योदय योजना, आमिर खान, रूरल एंड अर्बन। थर्ड माइनॉरिटीज के लिए क्या? 2 स्कीम। पहली उस्ताद, ये नई है, 2014 के बजट में ही अनाउंस की थी। अपग्रेडेशन ऑफ ट्रेडिशनल स्किल्स इन आर्ट्स एंड रिसोर्सेज एंड गुड्स। प्रयोजन ये है माइनॉरिटीज जो क्राफ्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी, बंगाली मुस्लिम उनकी जरदोशी एम्ब्रॉयडरी, सिख लोगों की फुलकारी एम्ब्रॉयडरी, फिर बुद्धिस्ट लोग उनकी ठंका पेंटिंग्स। तो ये लोग, ये जो स्पेशल इनके क्राफ्ट्स हैं, विकसित देशों में इनकी मांग रहती है, लाखों करोड़ों में ये सब बिकता होगा, लेकिन इनके पास हाथ में कुछ पैसा आ नहीं रहा है। इनका कुछ कल्याण करना हो तो हमने सबसे पहले मार्केटिंग लिंकेज प्रोवाइड करना है, फिर ब्रांडिंग, पैकेजिंग, उसकी सारी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ये सारा काम कौन करेगा? उस्ताद योजना करेगी। अनदर स्कीम जो बजट 2014 में ही अनाउंस की थी, बट 15 में उसका पैसा अलॉट किया, नई मंजिल। नई मंजिल का प्रयोजन ये है, मदरसा से पास आउट होके जो नौजवान बाहर आ रहे हैं, तो मेन स्ट्रीम के अंदर नौकरी लेने में उनको समस्या आती है। तो उसके लिए जो गैप एरिया है, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर की तालीम नहीं दी गई, अकाउंट कीपिंग या साइंस, जो भी चीजें, तो वो जो मिसिंग स्किल है वो सारी दी जाएंगी अंडर दिस नई मंजिल स्कीम। एज सच ये बजट 2014 के बाद लॉन्च किया गया था, लेकिन पैसों का अनाउंसमेंट किया गया अपने 2015 के बजट में, अराउंड 3000 करोड़ रुपीज। खैर, तो जो अब तक हमने चर्चा की, पहला, जनता को स्किल क्यों देनी है, तो आप ये ग्राफ याद रखेंगे कि ऊपर से थोड़े लोग
नीचे मैन्युफैक्चर और सर्विस इंडस्ट्री में शिफ्ट करना है, ताकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, डेमोग्राफिक डिविडेंड, मेक इन इंडिया, वो सारी बातें। तो मतलब क्यों करना है स्किल, इसका ये जवाब बनेगा। कैसे करना है, कैसे जनता को स्किल देनी है, तो स्किल इंडिया मिशन और नीचे ये कौशल विकास, तो 8,000 रुपए, दीनदयाल मतलब आमिर खान, एंड थर्ड माइनॉरिटीज, उसके लिए नई मंजिल और उड़ान स्कीम। कुछ चीजें अभी बाकी रह गई। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने यहाँ पर स्किल की बात की, ये सारे क्या है, टीनेजर्स एंड एल्डरली पीपल जिनको हम तालीम देंगे। लेकिन उससे पहले क्या, एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम, और हर साल वो एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन ऐसा कुछ आशय रिपोर्ट निकालता है, जिसमें हर बार बोला जाता है कि 5वीं कक्षा के बच्चे वो क्लास 2 के मैथ्स इंग्लिश के वो देख नहीं पाते हैं। उनके लिए क्या है ना, साइमल्टेनियसली बजट में जो 2015 बजट में बोला कि हम नए एम्स बनाएंगे, नए आईआईटी यहाँ पे लगाएंगे, वो सारी बातें, सोशल सिक्योरिटी एंगल, वो सब हम देखेंगे एचआरडी के चैप्टर की बात करेंगे तब। फीचर्स क्या है, कैसे फायदा करेगा, ये यहाँ पर देख लिया। कुछ क्रिटिसिज्म में बोलना हो, फर्स्ट थिंग, स्किल की कोई कॉमन डेफिनेशन है नहीं भारत में। मतलब पैसा आपने इतना खर्च किया तो सामने वो बंदा असल में नौकरी के लायक बना कि नहीं, देयर इज नो वे टू मेजर इट। सेकंड, टू मेनी एम्पायर्स, कि एक तो हाँ हमने स्किल मंत्रालय बना दिया और एक एनएसडीसी चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी रूरल मिनिस्ट्री उनका कुछ चल रहा है, अर्बन मिनिस्ट्री उनका कुछ चल रहा है, माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री वो कुछ चला रही है, फिर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का अलग से, सोशल जस्टिस वाले, तो हर एक अपने कोई ना कोई उनका बजट अलॉटमेंट होता है। ओवरऑल डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स चलता रहता है। यहाँ पर भी आप देखो, एक तो आपने बना दी कि कौशल विकास योजना की 8,000 रुपए देंगे और परीक्षा दे दो, तो फिर सामने दूसरी क्यों चला रहे हो, दीनदयाल बोल के, एक ग्रामीण इलाकों में, एक अर्बन इलाकों में, है ना, कोई एक ही स्कीम होनी चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट ना हो। खैर वापस आते हैं, जो अपनी बातचीत चल रही है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पर हमने स्किल इंडिया के बारे में बातें करी। अब फोकस करते हैं मेक इन इंडिया में, कि मेक इन इंडिया एक तो क्यों लाना है, सेकंड की कैसे लाना है, और इकोनॉमिक सर्वे के क्या नए इसमें सुधार या पॉलिसी इंटरवेंशन दिखाए गए हैं। सबसे पहला सवाल कि भारत में ये मेक इन इंडिया लाने की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब बस वही जो मैंने अब तक आपको स्किल इंडिया में सिखाया, वही पॉइंट्स आप रिसाइकल कर दो। फॉर एग्जांपल, कि ये 50% जनता एग्रीकल्चर में लगी है, उसको हमने शिफ्ट कर दिया अगर मैन्युफैक्चर और सर्विस सेक्टर में, तो इन एब्सोल्यूट टर्म्स अपना जीडीपी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उस कारण मेक इन इंडिया पे फोकस करने की आवश्यकता है। सेकंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हमने रीप करना है, वो फार्म कंसोलिडेशन, ये वो सारे पॉइंट जो वहां देखे थे वहीं रिसाइकल करके आप मेक इन इंडिया में जस्टिफाई कर सकते हो। एडिशनल पॉइंट्स, भारत पहले एक एग्रेरियन इकोनॉमी थी और उससे सीधा जंप मार दिया हमने, सर्विस सेक्टर इकोनॉमी बन गए, तो बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कभी इतना फोकस दिया ही नहीं गया था, तो अभी समय है उसको आप लगाइए। और ऐसा करने पर हमें बहुत बढ़िया परिणाम भी मिलेगा, क्योंकि भारत की 3 स्ट्रेंथ है, 3D स्ट्रेंथ, एक तो डेमोक्रेसी, सेकंड इज डेमोग्राफिक डिविडेंड, एंड थर्ड डिमांड इन ह्यूज क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनता इनकम अर्निंग ग्रुप में ज्यादा है। ठीक, तो क्यों लाना है वो पॉइंट अपने पास रेडी है। कैसे लाना है, तो उसके 5 पिलर्स या 5 स्ट्रेटेजीज देखते हैं। फर्स्ट, प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई किया जाएगा। सेकंड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। थर्ड, 30 सेक्टर आइडेंटिफाई किया जिस पे फोकस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बढ़ोतरी और कुछ नए सेक्टर ओपन करेंगे। कैसे? वहां पर एफडीआई प्रमोट करके, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस है, डिफेंस। तो ये 5 सेक्टर के ऊपर कोई ना थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, तब जाके विदेशी कंपनियां भारत में आके उनके प्लांट फैक्ट्री लगाएंगे और यहाँ पर अपना उत्पादन बढ़ेगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं सिंप्लीफाई द प्रोसेसेस। प्रोसेस सिंप्लीफाई क्यों करनी चाहिए? बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और उसका रिपोर्ट है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वहां पर अपना रैंक बहुत खराब है, 71। फिर वर्ल्ड बैंक बनाती है अपना एज ऑफ डूइंग बिजनेस, उसमें अपना कुल मिला के 189 कंट्रीज को असेस किया, जिसमें अपना नंबर है 142। तो आप समझिए यहाँ पर अपना रैंक गड़बड़ है, तो बाहर की कंपनियां भारत आने से बचेंगी, कतराएंगी। तो उस कारण से प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना है। और सरकार ने टारगेट ये बनाया है कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना जो अभी चल रहा है 142 रैंक, उसको 2017 तक इंप्रूव करके ला देंगे हम, 50th रैंक बना देना है। और उसे लागू करने के लिए क्या क्या स्कीम करेंगे आगे स्लाइड में आ रहा है। एमसीक्यू में कैसे परेशान कर सकता है, कौन सा इंडेक्स कौन बनाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिर एज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, फिर ये कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, आपको 3-4 दे देंगे और सामने मैच द फॉलोइंग या ओनली 1 and 2 करेक्ट, उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप देख लीजिएगा। ठीक, तो मतलब हाँ, प्रोसेस तो सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी, तब जाके अपना रैंकिंग इंप्रूव होगा और तब जाके विदेशी कंपनियां भारत में आएंगी। उसके लिए क्या नई दवाइयां की गई? फर्स्ट, इंडस्ट्रियल लाइसेंस आपने एक बार ले लिया तो वो 3 साल तक वैलिड है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस किसके लिए जरूरी है?
एक तो शाहरुख खान मतलब दारू की कंपनी खोलने के लिए, दूसरा शम्मी कपूर मतलब टोबैको एंड सिगरेट प्रोडक्ट्स, थर्ड डिफेंस एंड एयरस्पेस इक्विपमेंट है ना, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, हैजार्डस केमिकल, और लास्टली अगरबत्ती मतलब आइटम्स रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो वो सारी जगह पे फैक्ट्री खोलनी थी तो आपने इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेना पड़ता था। तो सिंप्लीफाई प्रोसेस कैसे कि एक बार ले लिया तो 3 सालों तक वैलिड है, हर बार जाके आपने लाइन में खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, फैक्ट्री लेबर रिफॉर्म्स के लिए ये नई फैक्ट्री बिल लाए, फिर श्रम सुविधा पोर्टल बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013, और वो कैसे मदद करेगी हमने पहले लेक्चर में देखा है। कोई भी बाहर की कंपनी यहाँ पर प्लांट अपना शुरू करने तो जो भी उसने रेगुलेटरी सर्टिफिकेट्स लेने हैं, एक पोर्टल बना दिया है, बस वहीं जाके आप अप्लाई कर दो और बैकग्राउंड में वो आपस में डिपार्टमेंट समझ लेंगे और आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल तो बना लिया, लेकिन हो सकता है फिर कि सर मैंने अप्लाई तो किया था लेकिन फोटो अपलोड नहीं हुआ, और फोटो अपलोड हुआ तो फिर प्रिंट आउट में दिख नहीं रहा है। तो इस कारण से जब भी पहली बार कोई आदमी आएगा इन्वेस्टर, उसे गाइड करने के लिए देयर विल बी स्पेशल टीम्स, वो आपको ये पूरा पोर्टल में ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो भी काम करना है वो आपकी मदद करेंगे। ये सारे प्रोविजन करके आप एज ऑफ डूइंग बिजनेस कर रहे हो, प्रोसेस सिंप्लीफाई कर रहे हो। और भी कुछ प्रोविजन किए गए। बजट 2015 में ये वोडाफोन जैसे टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट वापस ना हो, उस कारण बहुत सारे क्लैरिफिकेशन दिए गए थे। फिर कि सर्विस और एक्साइज के अंदर आपको जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर देंगे, पूरा आपसे पेपर रिकॉर्ड नहीं रखना, इनवॉइस का आप डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हो और उसके हिसाब से एक्साइज सर्विस टैक्स करोगे। ये सारी बातें हमने पहले ये कवर कर ली थी। आप घर जाके L4P1 और L4P2 ये 2 पावर पॉइंट और उसके वीडियो देख लीजिएगा, तो वो सारे पॉइंट भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हो। एज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे वो सारी चीजें की गई थी ताकि मेक इन इंडिया को प्रमोट किया जा सके। और बात, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 लाया गया ताकि प्रोडक्शन को भी बढ़ा मिले और उसके एक्सपोर्ट को भी बढ़ा मिले। वो सारे फीचर्स पॉइंट्स देखेंगे हम जब नेक्स्ट लेक्चर में ये इंटरनेशनल ट्रेड के रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे की चर्चा करेंगे, तब ये पूरे डिटेल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी देख लेंगे। ठीक, तो पहला जो पिलर था मेक इन इंडिया का कि प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करो ताकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना रैंक इंप्रूव होके हो जाए 50 रैंक। उसके क्या पॉइंट बन सकते हैं हमने देख लिए। अब सेकंड पे आते हैं, आईपीआर को प्रोटेक्ट करना है। बाहर की कंपनी अगर भारत में आके प्रोडक्शन करना चाहती है देन दे आर ऑलवेज कंसर्न कि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, इन सब का क्या। जब भी आईपीआर की बात हो तो आपने चर्चा करनी पड़ेगी, एक तो कॉपीराइट की, सेकंड पेटेंट, फिर डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, एंड लास्टली ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। ये 4 के ऊपर क्या क्या काम किए गए। फर्स्ट, कॉपीराइट के लिए एचआरडी मिनिस्ट्री वो काम देखती है। पेटेंट, डिजाइन और जीआई की आज बात करते हैं। पेटेंट क्या है? इट इज एन इनोवेटिव प्रोडक्ट और प्रोसेस फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। पेटेंट का काम कौन देखती है? कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके अंदर होता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, और उसके नीचे आती है पेटेंट ऑफिस। नई प्रोविजन ये किया गया, अपनी इंडियन पेटेंट ऑफिस को मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत दूसरे देशों की यही ऐसी ऑफिस के साथ इट इज कनेक्टेड ऑनलाइन, ताकि बाहर की कंपनियां डायरेक्टली ऑटोमेटिकली अप्लाई कर सके और कंपल जो भी उसके नॉर्म्स है वो फुलफिल किए जा सके। तो पेटेंट में क्या प्रोविजन किया? मैड्रिड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ऑनलाइन कनेक्टिविटी दे दी आपने। सेकंड, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन आपने रजिस्टर करे तो 10 सालों तक वैलिड है, फिर 5 सालों के गैप में आप उसको रिन्यू करा सकते हो। सेकंड, ट्रेडमार्क तो ऑटोमेटिक रिन्यूअल वगैरह चल रहा है। ठीक है, कब कितना रिन्यूअल होगा ये याद नहीं रखना है, बस एक पॉइंट में आप सिंपली समराइज कर सकते हो कि इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड ट्रेडमार्क उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया है, बेहतर बनाया गया है। थर्ड, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स। तो इसके लिए चेन्नई में एक स्टैट्यूटरी बॉडी ऑलरेडी है। नया ये किया गया कि WTO और उसके ट्रिप्स अग्रीमेंट के अंतर्गत ये भारत की अपनी ये चेन्नई वाली बॉडी वो दूसरे देशों की ऐसे ही सिमिलर बॉडीज के साथ उनकी भी ऑनलाइन कनेक्टिविटी, ताकि चल के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह हो सके। फॉलो अप में स्पेशल 301 रिपोर्ट, अमेरिका के अंदर उनकी कंपनियां और उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दूसरे देश उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि नहीं, उसके अनुसंधान में एक रिपोर्ट बनाई जाती है जिसको बोलते हैं स्पेशल 301 रिपोर्ट। स्पेशल 301 रिपोर्ट का फंडा यह है कि वहां पर देशों को क्लासिफाई किया जाएगा। कुछ ऐसे रहेंगे जिनको बोलेंगे प्रायोरिटी फॉरेन कंट्रीज, फॉर एग्जांपल यूक्रेन। ऐसे देशों पर ये ऐसे मतलब पूरे खड्डे में गए हैं और अपनी कंपनियों का कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ये प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, उन पर अमेरिकी सरकार दे विल यूज स्टिक अप्रोच। कैसे कि WTO में जाके कोई केस कर देंगे या इनकी प्रोडक्ट्स जब अमेरिकन मार्केट में आए तो उस पर ज्यादा सैंक्शन लगाएंगे, ऐसी अप्रोच। दूसरे ऐसे देश रहते हैं जो इनको बोलते हैं प्रायोरिटी वॉच लिस्ट कंट्री।
ये लोग भी अमेरिकन कंपनियों के आईपीआर को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया, चाइना, रशिया कुल मिला के 10 हैं। लेकिन क्योंकि ये ऐसे बड़े देश हैं तो फिर वहां पर ये डंडेबाजी नहीं करेंगे। दे विल यूज द कैरेट अप्रोच। कैरेट अप्रोच ऐसे कि सेमिनार कॉन्फ्रेंस कर दिए, फिर इनको बोलेंगे कि हम आपको पैसा देंगे कंप्यूटर खरीदने का, सॉफ्टवेयर लगाने का, कि आप पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दीजिए, ये वो सारे काम। तो ऐसे मतलब दोस्त बना के आसानी से काम निकालने की कोशिश की जाएगी। तो स्पेशल 301 रिपोर्ट और उसके अंदर भारत अभी प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में है। वो सारा क्या मैटर है आप इस लिंक पे जाइएगा, मिल जाएगा। ठीक, तो मेक इन इंडिया उसके 5 पिलर। सिंप्लीफाई प्रोसेस कैसे करेंगे हमने देख लिया। आईपीआर प्रोटेक्शन उसमें क्या डेवलपमेंट हुए देख लिया। थर्ड इज हम 30 सेक्टर्स पे फोकस करेंगे। 30 सेक्टर कौन से हैं? ये ऑटोमोबाइल्स, एविएशन, बायोटेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन, लेदर, आईटी, बहुत सारे। याद ये रखना, यहाँ पर लिखा है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री। मतलब मेक इन इंडिया के नाम पे मैन्युफैक्चरिंग पे तो फोकस रहेगा, साइमल्टेनियसली सर्विस सेक्टर पे भी फोकस रहेगा। क्यों? टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस भी है। तो एमसीक्यू में याद रखना, केवल मेक इन इंडिया मतलब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, इट इज ऑल्सो कंसर्न विद सर्विस सेक्टर भी। तो ये 30 सेक्टर आपने पसंद किए। क्यों पसंद किए सरकार ने? क्योंकि ये ऐसी सेक्टर्स हैं जहां पर भारत के पास पोटेंशियल है टॉप 10 कंट्री विश्व के अंदर आने में। सेकंडली, इन सेक्टर्स में काम करने के लिए अपने पास स्किल्ड मैन पावर भी है और इनकी भारत के अंदर डोमेस्टिक डिमांड भी है। ठीक, तो मेक इन इंडिया प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिए, आईपीआर प्रोटेक्ट कर दिया, 30 सेक्टर पे फोकस करेंगे। अब जो 2 चीजें बची, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाएंगे एंड सेकंड कुछ नए सेक्टर्स में एफडीआई वगैरह प्रमोट करेंगे। तो वो पैरेलल जो भी सर्वे के चैप्टर्स आएंगे वहां पर हम देखेंगे। आज मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। मेक इन इंडिया देख लिया। बजट 2015 में एक नई चीज लेके आए, मेक आउटसाइड इंडिया। मेक आउटसाइड इंडिया क्यों लागू किया? ये अपने मोदी की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत कि हम लोग CMLV मतलब कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे और वहां प्रोडक्शन किया जाएगा। मतलब मेक आउटसाइड इंडिया। और ये कैसे करेंगे? स्पेशल पर्पस व्हीकल बना के। मतलब गाड़ी लेके जाएंगे नहीं। हमने वो पुराने लेक्चर में बात की, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है वो याद करो। वो चंडीगढ़ मेट्रो, उसके लिए पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार और अर्बन डेवलपमेंट वो थोड़ा थोड़ा इक्विटी कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा यहाँ पर भी होगा कि भारत की कुछ या तो सरकार या कुछ कंपनियां और ये CMLV वाले उनकी कुछ कंपनियां आपस में SPV बना के ये प्रोडक्शन किया जाएगा। ऐसा करने का प्रयोजन क्या है? 2 है। फर्स्ट, इंडिया विल बिकम पार्ट ऑफ रीजनल वैल्यू चेन। कैसे? अपने महाराष्ट्र या तमिलनाडु के अंदर जो कॉटन कल्टीवेशन हुआ वो सारा आप बेच दो ये CMLV कंट्रीज में और वो उसका जीन्स बना के फिर कहीं और जाके बेचे। तो रीजनल वैल्यू चेन का हम लोग हिस्सा बन गए। और दूसरा कि ये CMLV की मदद से उन देशों ने कोई और विकसित देशों के साथ, चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हो तो अपना माल वहां पर बिक सकता है। अब सवाल कि भारत में आप कॉटन बनाओगे, फिर वो कंबोडिया में उसका जीन्स बने और फिर चीन में बेचने जाओ, तो फिर ये ऐसा उल्टा खाने की क्या जरूरत है? सीधा ही क्यों नहीं खिलाते कि भारत से जीन्स बना के चीन में क्यों नहीं बेचते? रीजन, भारत के जीन्स वहां पर जाएंगे तो 12-15% वो इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे चाइना वाले। बट फॉर मान लो कि अगर कंबोडिया के साथ चीन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है तो कंबोडिया से जब जीन्स चीन में जाएगा देयर विल बी 0% कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी। तो भारत से अगर सीधा बेचेंगे तो वी कैन नॉट कम्पीट इन चाइनीज मार्केट प्राइस वाइज। बट ऐसा उल्टा करके भेजा तो अपने को फायदा हो जाएगा।